सीटों का बंटवारा जल्द इसलिए करना होगा कि नाव पे चढ़े हुए कौन कौन बच जाते हैं, ये तभी पता चलेगा। बीजेपी की शर्त तो पहली यही रहेगी कि सीएम कैंडिडेट बीजेपी का अपना होगा। और ये नीतीश जी को ना एक डर सताता है कुर्सी को। आप कहना चाहते हैं कि फेविकोल लगा के बैठे हैं? और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ मर्ज ना हो जाए पार्टी में। जय हिंद दोस्तों। सर्दी की धूप और पॉलिटिकल माहौल, इस माहौल में अगर जो चर्चा अपने दोस्तों के साथ भविष्य की राजनीति पे किया जाए तो काफ़ी अच्छा होता है और एक जानकारी मिलती है। इसी चर्चा को पिछले ब्रॉडकास्ट के आगे से अगली चर्चा पे हम लोग आज फिर गुड्डू भाई के साथ मिले हैं। बिल्कुल नमस्कार जी, गुड्डू भैया। नमस्कार जी, नमस्कार दोस्तों। और आज की हमारी जो चर्चा है वो चर्चा है कि क्या मोदी जी के रथ को एनडीए गठबंधन या सॉरी इंडिया गठबंधन, जिसको एनडी गठबंधन भी कहते हैं, क्या वो मोदी जी के रथ को 2024 में रोक पाएगा? आज की हमारी चर्चा इसी बात पे है कि क्या पॉलिटिकल जो गठबंधन हुआ है, क्या ये केमिस्ट्री बनेगी जिससे कि उनके जो वोटर है वो एक दूसरे के लिए वोट करने के लिए निकलेंगे। आज इसी बात पे हम चर्चा करते हैं। तो गुड्डू भैया, क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का जो विजय रथ है उसको इंडिया अलायंस रोक पाएगा? जो भी मीटिंग्स होती हैं अगर एजेंडा के साथ होंगी तो इलेक्शन की फाइट जो है वो अच्छी रहेगी। और अगर एजेंडा फिक्स नहीं होगा, सिर्फ मीटिंग करके, जैसे कि अभी तक 3 या 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं और अब तक किसी खास मुद्दों पे बात नहीं हुई है, चाहे वो सीट को लेके हो या फिर किस राज्य में कौन कहाँ कहाँ रैलियाँ एक साथ स्टेज शेयर करके करेंगे, किसी भी चीज़ पे बात नहीं हुई है। मीटिंग्स होती है, एंड में हमें ये पता चलता है कि कुछ खास डिस्कशन हुआ नहीं। इस बार तो अपोजिशन ने एक गजब का ही मुद्दा उठा दिया कि इनको समोसा नहीं मिला। ये मतलब ये एक छोटी छोटी ओछी हरकतें देखिए, ये चीज़ करने है की कि बात जब की जा रही इतने सारे लोग एक साथ आते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें खबरें आएंगी। लेकिन जहाँ तक बात रही टफ इलेक्शन की, तो मुझे लगता है कि अगर सब लोग एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए या बीजेपी के लिए एक अच्छा टक्कर देने वाला माहौल बनेगा। है। टक्कर देने वाला माहौल, देखिए ऐसा है कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी को या कह सकें कि एनडीए को हम्म। मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि बिहार की राजनीति पे बात करिए, पंजाब की राजनीति पे बात करिए, आप अगर जो देखा जाए वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि यहाँ पे इनका अपना गठबंधन है तो सही, लेकिन ये उस तरीके से मजबूत नहीं है जिस तरीके से विपक्षी को जो एक साथ आ गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका अगर जो जमीनी स्तर तक केमिस्ट्री बन जाए, क्योंकि देखिए, गणित जैसे कि अंक आपने गणित बोला। के हिसाब हाँ से तो हाँ, अपनी तरफ से जीत हार लगी रहेगी, कोई भी बिल्कुल बिल्कुल। विश्लेषण करेगा, लेकिन चुनाव में वोट केमिस्ट्री के आधार पर पड़ता है। तो क्या देखिए, इनकी केमिस्ट्री बनेगी? केमिस्ट्री, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, खास करके अगर हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। पहला ये कि सबको सहमति से एक साथ एक सुर में बोलना होगा। ये नहीं कि जैसे ही स्टेट की बात आती है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप को कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट जब तक इलेक्शन हो, हार जीत का फैसला हो, तब तक अलग रखना होगा। अब आप ऐसे ही अनुमान लगा लीजिए कि जैसे ही गाड़ी दिल्ली तक यानी सेंट्रल तक होती है तो सब कुछ अच्छा है। बंगाल स्टेट में पहुंचती है, वहाँ आपस में भिड़ंत हो जाती है। अगर पंजाब जाती है वहाँ आपस में भिड़ंत होती है। अभी एमपी में जो इलेक्शन थे उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो खटपट था वो पूरी दुनिया के सामने आया। वो चीज़ें एटलीस्ट इलेक्शन तक नहीं आए तो इंडिया गठबंधन को ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। एक चीज मुझे और इंडिया गठबंधन में कमी दिखती है। देखिए, ये तो कहने वाली कोई बात नहीं कि मोदी जी का जो चेहरा है वो बड़ा करिश्माई चेहरा है और अप्रूवल रेटिंग भी मोदी जी का काफी हम्म। ज्यादा है। 70-75% से ऊपर का अप्रूवल रेटिंग है। आप इनके अपोजिशन में आप किसको देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो किसको मोदी जी के खिलाफ एज एन पीएम चेहरा ला सकती है? देखिए, जैसे कि लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें अचानक से ये हमें सुनने को मिला मीटिंग के बाद कि खड़गे जी का नाम जो है वो आगे किया गया है। दो चीज़ें हैं, अगर कांग्रेस ये चाहती है कि इलेक्शन में सबका साथ रहे तो कांग्रेस को खुद से समझौता करना होगा, चाहे वो चेहरे के समझ नाम पे हो या सीट के नाम पे हो।
और समझौते के नाम पे तो कांग्रेस को देखा जाए इस हिसाब से तो हिंदी बेल्ट में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां एक सीट दो सीट जीती है। हाँ, और इंडिया गठबंधन के जो उनके अलायंस के जो पार्टनर हैं वो ये कह रहे हैं कि इनको वही जो जीते हुए सीट है वही ऑफर किया जाए। इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी तो सबसे कमजोरी साबित हो रही है हिंदी बेल्ट में। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस को अभी 2024 पे फोकस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। जरूरी है कि वो सत्ता में आए, जी। तो उन्हें जनता के सामने अपने काम के प्रति लोगों के सामने आने का मौका मिले। जी। तो उसके लिए क्षेत्रीय पार्टी को मौका दें और सत्ता में आए और अपनी जड़ों को धीरे धीरे मजबूत करें, ताकि उसके अगले इलेक्शन में खुद को बड़ा प्रोजेक्ट कर सकें जो दूसरे पार्टियां हैं उनके सामने। मेरा एक आपसे पिछली वीडियो में भी सवाल था, इस हाँ वीडियो में हाँ भी सवाल है कि एक तो ये अपनी सरकार मान लीजिए स्टेट लेवल पे अपनी सरकार बना रहे हैं, जैसे हाँ। मान लीजिए राजस्थान की इनकी सरकार थी, तो राजस्थान की सरकारें रिपीट नहीं कर पाए, चलिए मानते हैं राजस्थान की पर पार्टी रही है कि एक बार इनको एक बार उनको, लेकिन इनको छत्तीसगढ़ में देख लिया जाए, छत्तीसगढ़ का देखा जाए, या अभी हम कर्नाटक में, कर्नाटक के इनपुट ऐसे कुछ निकल के आ रहे हैं कि जो लिंगायत वोट बीजेपी से खिसक के कांग्रेस की तरफ गए थे, हम्म। वो अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि लिंगायत वोट फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ जाएंगे और अगले विधानसभा चुनाव में कहीं इनको नुकसान ना हो जाए, इसके लिए उनको कुछ ऐसा तो करते हुए दिख नहीं रहे हैं जिससे कि इनका स्टेट में ही रिपीट हो, क्योंकि अगर स्टेट में रिपीट करेंगे तो राज्यसभा में इनकी सीटें बढ़ेंगी, तो सरकार को तो देखिए। लोकसभा में अगर जो नहीं रोक पाएंगे तो हम्म। राज्यसभा में तो रोकने का इनका काम होगा कि सरकार को बिल्कुल बिल्कुल मजबूर करें कि वो चर्चा के साथ बिल पास करें। बिल्कुल। देखिए इसकी राज्य सरकार की जहाँ तक बात है, कांग्रेस को पहले तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि संगठन को मजबूत करना होगा। कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि सभी जो उनके लीडर्स हैं उन तक सामान पहुंचे और उस पर वो अमल कर सकें। दूसरी चीज़ की एक तरीके से स्टेट को उनको ना इन्वेस्टमेंट की तरह देखना होगा। अगर कोई एक स्टेट उनके पास है तो वहाँ उनको बढ़ चढ़ के ऐसा काम करना होगा जो आसपास के स्टेट में लोगों को दिख सके, और खास करके उस स्टेट में जिसमें सरकार है उनको लगे कि हाँ कांग्रेस जो है वो अब काम के काम की राजनीति कर रही है। लेकिन मैंने देखा है कांग्रेस अभी भी काम के मुद्दों पे जो है वो वोट की बात नहीं करते हैं। मैंने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि जो जनता की बेसिक ज़रूरतें हैं, ये बोल देना कि सिर्फ बेरोजगारी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मान एक्चुअल लीजिए फैक्ट्स होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट पे इसको स्टेट सेंट्रल लेवल पे अगर इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, मान लीजिए मोदी जी का ऐसा कार्य जो कि जनता इनको अप्रिशिएट कर रही है, उनको एक्सेप्ट की हुई है, और हम्म। मुझे भी लग रहा है कि जब तक मोदी जी हैं एज एन पीएम कैंडिडेट तब तक उनको हराना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन स्टेट लेवल पे तो इनको बहुत मुद्दे मिलते हैं वही और स्टेट वही। सरकार को इनको घेरना हम्म। चाहिए, बीजेपी स्टेट सरकार को, और वहाँ पे मुद्दा जनता तक लेके जाना चाहिए। तो ये असफल क्यों हो रहे हैं जनता तक अपने असफल मुद्दे ले इसलिए जाने हो रहे में? हैं ना कि देखिए हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। अभी जो कांग्रेस की स्थिति है ना, चाहे वो राज्य के इलेक्शंस हो या सेंट्रल के इलेक्शंस हो, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए उनको। जैसे मैंने बताया ना कि एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से देखना होगा उनको। जैसे कि एक राज्य राजस्थान मिला था तो उनको अपना पूरा सर्वस्व झोंकना था। नहीं किए तो राजस्थान में काम तो अच्छा किए हैं। अभी लेकिन देखिए पता है क्या है बीजेपी के जो चीफ कि मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि उनके जो भी अच्छी योजनाएं हों या जो भी उनकी योजनाएं वो बंद नहीं करेंगे, उनको देखिए ये चालू बहुत रखेंगे, अच्छी मतलब बात अच्छा है काम कि तो है। पक्ष पक्ष और विपक्ष की ये अच्छी बात होनी चाहिए कि जो अच्छी चीजें हैं एटलीस्ट उसको आगे उसको ले आया जाए। सेंट्रल में भी देखा जाए तो मोदी जी पुराने यूपीए सरकार की जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिनको उन्होंने बंद नहीं किया, जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा या है। ये जो बच्चों को मिलता है, देखिए फूड सिक्योरिटी एंड है। ऑफ द डे काम जनता के लिए करना है। जी। जी। चाहे वो पक्ष अपने किसी योजना को लेके आए या विपक्ष लेके आए, अगर कोई योजना अच्छी है तो पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलके उसको आगे ले जाना चाहिए। कौन लेके आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और पहले की राजनीति में यही होता था जी। कि अगर कोई अच्छा काम है तो सिर्फ आप उस लिए उसको डिफेंड कर रहे हैं कि आप विपक्ष में बैठे हैं, ये उचित नहीं है। अगर आप विपक्ष में बैठे हैं, कल के डेट में आप पक्ष में जाएंगे तो जो अच्छी चीज़ है वो बहुत अच्छी बात है उनकी। जो राजस्थान में बोला गया है कि अगर कुछ अच्छा है तो वो उसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन जैसे कि स्कीम्स आती हैं तो पहले की स्कीम्स में और अब की स्कीम्स में थोड़ा फ़र्क हो गया है। पहले स्कीम है कि अगर 10 रुपये पास होते हैं तो ज़मीनी हकीकत तक जाते जाते वो बहुत कम अमाउंट बच जाता है। सेम पॉलिसीज़ के साथ होता है। राजस्थान में पॉलिसीज़ बहुत सारी बनाई गई, लेकिन
वो ज़मीनी हकीकत पे कितने लोगों तक पहुँच रही हैं, चाहे वो 25 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस हो। ये तो देखिए 25 लाख वाले में तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ये एक तरीके का देखिए धोखा वाली बात होती है, हाँ, क्योंकि तो 25 लाख हुँ, एक एग्जांपल ले लीजिए कि उसकी आबादी का अगर जो 10% या 20% 25% लोगों ने जो इसको क्लेम कर दिया, तो इनका अपना जो स्टेट का बजट है वही नहीं, उसको बाकी चीज़ों को बंद कर दीजिए, लेकिन बिल्कुल। इसी पे आ जाइए तो 25-25 लाख अगर सबको मिलते रहे, या 10 लाख 15 हुँ, हुँ। लाख 18 लाख कुछ भी अगर जो किसी ने क्लेम किया है देन इंश्योरेंस, तो आप उसको पेमेंट कैसे करेंगे, उनकी उसकी चीज़ों को बनाएंगे कैसे? तो ये मुझे लगता है कि जब कोई पार्टियां अपना मतदाताओं से जब कोई वादा करती हैं हाँ या जी, जब अपना वो बिल्कुल, करती है बिल्कुल। तो उसको एक देखना चाहिए, कितना उसको फ़ीज़िबल है वो। हाँ उसको एक रियलिटी पे अगर जो करे, जैसे कि ये अगर जो हम एनडीए गठबंधन का देखें तो एनडीए वाले जो अपना संकल्प पत्र के नाम से जो हाँ, चीजें लेके बिल्कुल, आते हैं बिल्कुल। उसमें रियलिटी को फेस ऑफ करते हैं, लेकिन इन्होंने भी सुनने में आ रहा है, न्यूज ऐसा आ रहा है कि किसी का स्टेटमेंट है कि हम 400 रुपया या 450 रुपया जो सिलेंडर कहिए हैं वो हम नहीं देंगे, शायद कुछ ऐसा भी अफवाह है कि सही है इसमें तो। देखिए, मैंने भी 1-2 अब सोशल मीडिया पे इतनी सारी खबरें आती हैं, तो बिना ऑथेंटिकेट किए हुए उस चीज़ को तो बोला नहीं जा सकता। लेकिन मैंने भी देखा था, ऐसे फ्लो हुआ है कि वो डिनाई कर रहे हैं कि हमने हाँ बोला शायद नहीं है। लोकसभा में हाँ, ऐसा स्टेटमेंट बीजेपी आया के एंड से ऐसा मतलब अब ये इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, इस बारे में अभी मुझे भी खबर नहीं है, तो इस पे कुछ खास कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन वही है कि जैसे मैंने बताया कि 25 लाख का आप कमिटमेंट कर रहे हो, आप 25 लाख का कमिटमेंट ना करो, 5 लाख का करो, 10 लाख का करो। जैसे उसको इन्होंने इतना 5 लाख का हाँ, कमिटमेंट उसको किया। इतना स्मूथ बनाओ कि हर ज़रूरतमंद तक वो पहुँच सके। हम्म। इसी मामले में अगर जो हम देखे जाए तो केजरीवाल जी का जो दिल्ली में स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को लेके जो कार्य है, हुँ, हुँ। देखिए एक चीज़ और होता है कि आप इम्प्लीमेंट अच्छा कर दिए, आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर जो आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो भी दिक्कत आएगी। तो जो अभी समस्याएं हैं उसको अगर जो जाने दें, अगर शुरुआती दौर पे उन्होंने कैसा इम्प्लीमेंट किया, क्या चीज़ें की, तो नो डाउट बहुत सराहनीय काम किए, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक रहा हो या दवाएं मुफ्त में देने की बात है, ये विजिबल है, ये पॉसिबल है और ये किया जा सकता है, इस तरह की देखिए, चीज़ें वही और चीज़ की है। जा सकती हैं और बिल्कुल, सरकार की तरफ से की जा सकती हैं। कि आप छोटे लेवल पे ही योजनाएँ लाएँ, हम्म, लेकिन वो इस तरीके से हों कि वो जन-जन तक पहुँच सके। जी। किसी को अप्रोच लगा के मतलब पब्लिक को इतना संघर्ष ना करना पड़े किसी चीज़ को पाने के लिए जो सरकार की योजनाएँ चल रही हैं। और बहुत सारी ऐसे केसेज़ मैंने राजस्थान में अभी देखे थे, जो 25 लाख वाले मेडिकल इंश्योरेंस पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, नहीं मिल पा रही हैं। कुछ ऐसे भी केसेज़ अरे थे जिनको मिले भी थे। बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो ईज़ी टू रीच होना चाहिए। आप कम दे दीजिए, अगर आप 25 लाख का इंश्योरेंस एक पर्सन को दे रहे हैं, आप नहीं दे पा रहे हैं बहुत लोगों को क्योंकि वो बड़ा अमाउंट है, तो आप उसको कम कर दीजिए। जहाँ आप 100 लोगों तक ये लाभ पहुँचा पा रहे हैं, वहाँ आप 500 लोगों तक पहुँचाएँगे। तो ज़मीनी स्तर पे योजनाएँ सबको मिल रही हैं, क्योंकि देखिए बड़ा फ़र्क ये भी है ना कि आपने घोषणा कर दिया, लेकिन वो काम नीचे आपके जितने भी स्टेजेस हैं सबसे गुजरता हुआ स्मूथली लोगों तक पहुंचे, तभी लोगों को विश्वास होगा कि हाँ सरकार हमारे लिए काम कर रही है। चलिए अगर जो ऐसा मान लें कि आपस में सीट शेयरिंग कर लेंगे, हम्म, इनका जो मुद्दा है कि ये बैठ के अपने आपसी मतभेद को सुलझा लेंगे, हम्म, इसी मुद्दे को देखा जाए तो ये क्या ये अगर स्टेट वाइज हम देखें तो क्या लगता है कि अगर सच में इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो गया और वो केमिस्ट्री भी दिख गई, तो मुझे तो लगता है कि मोदी जी की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती नहीं है। ये बात सही है कि राह मुश्किल होगी, हम्म, लेकिन उसके लिए इन लोगों को आपसी मतभेद को किनारे रखना होगा। जी। देखिए बातों ही बातों पे चेहरे पे धूप आ गई, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा अपना चेयर शिफ्ट करना हम्म, पड़ा छाँव में। ऐसे ही राजनीति है, कभी धूप कभी छाँव, कभी किसी का सहारा लेना पड़ता है तो कभी किसी का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, मकसद सिर्फ राष्ट्र के हित का होना चाहिए, बाकी तो अपना पॉलिटिक्स अपने लेवल पे चलता रहता है। चलता रहता चलिए जैसा कि इन लोगों का अलग अलग मुद्दा होता है, अलग अलग पॉलिटिक्स होता है, अलग अलग विचारधारा है है। हाँ, इंडिया गठबंधन की, तो अगर सत्ता परिवर्तन इनको चाहिए, जैसा कि आप बता रहे हो कि कांग्रेस को अभी वेट एंड वॉच में होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। स्टेट लेवल पे इन पे काम करना चाहिए, संगठन पे काम करना चाहिए। हाँ, मेरा मानना है कि अगर ये 24 के चुनाव से पहले अपना मतभेद भुला के, और अगर स्टेट वाइज जहाँ पे बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं कोई अदर क्षेत्रीय पार्टी स्ट्रांग है, वहाँ पे अगर जो ये क्षेत्रीय पार्टी को आगे करके अपने आप को पीछे लाके सेक्रीफाइस करें अपनी सीटों को और प्रधानमंत्री पद को सेक्रीफाइस करें, तो बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता कि ये मोदी जी का रथ रोकने में कामयाब होंगे? देखिए, यही मेन मुद्दा है कि अपना जो स्वार्थ है, चाहे वो कांग्रेस हो और छोटी पार्टियों के लिए भी मतलब छोटी तो इन द सेंस नहीं, राज्य स्तरीय जो पार्टियां हैं, सबको अपने क्षेत्रीय स्तर पे छत्र क्षेत्र, हाँ, क्षेत्रीय सबको छत्र। थोड़ा सा अपना स्वार्थ जो है ना वो साइड में रखना होगा। जनता के सामने जब आप जा रहे हैं तो जनता को लगना चाहिए कि आप उनके लिए साथ आ रहे हैं।
अब आपको मैं कुछ इंसिडेंट्स बता दूंगा कि जैसे ही कुछ एक्शन होता है, चाहे किसी भी विपक्ष के सांसद पे हो, किसी भी मंत्री पे हो, विधायक पे हो, चाहे किसी भी संगठन द्वारा ईडी या किसी जांच से रिलेटेड कुछ भी, तो सब साथ में आके ये बोलते हैं कि हाँ सरकार जो है वो चेंज करनी है क्योंकि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी लेकिन ये गलत मैसेज जाता है पब्लिक में। आप ये मैसेज तब दे रहे हो जब आपका कोई संगठन का या आपसे जुड़े हुए पार्टी के लोगों पे जब आंच आ रही है, तब आप ये चीज़ें बोल रहे हो। तो पब्लिक को ये लगना चाहिए कि आप जो ये बातें सरकार हटाने की कर रहे हो, ये उनके लिए कर रहे हो। उनसे जुड़ी हुई सुविधाओं को, उनसे जुड़ी हुई योजनाओं को उन तक, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है तो बेरोजगारी पे आप फोकस करो। जो बेसिक हमारे देश में राज्य स्तरीय पे और सेंट्रल पे भी बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है, जिस पे सरकार को घेरने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जैसे कि आप कोई भी मुद्दा हो, अपने लिए इस्तेमाल मत करो, बस मेरा यही नहीं, कहना मेरा है। भी यही आपसे बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बेरोजगारी, चलिए ठीक है, आंकड़ों में बेरोजगारी है, हाँ, मैं भी मानता हूँ बेरोजगारी है। और बेरोजगारी हर सरकार के समय में होती है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, देखिए बेरोजगारी खत्म नहीं की जा जनसंख्या के सकती है हिसाब जनसंख्या से के हिसाब से। अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मिसबैलेंस होंगी। हाँ, वो तो है। ठीक है, और हर जगह, हर हर देश में जगह होती होती है। है, हर देश में भी होती है, उस आंकड़ों में नहीं जाते यहाँ हैं। तक कि कई सारी बड़ी जो कंट्रीज है वहाँ की बेरोजगारी दर हमसे कहीं ज़्यादा है। उस आंकड़ों में अब हम नहीं हाँ, जाते हैं। अब बात करते हैं हम इनका। मान लीजिए भैया कि अगर ये इकट्ठा होते हैं तो मेरे सामने कुछ इनके सामने मेरा कुछ आपसे प्रश्न है कि अगर ये, सबसे पहले हम बिहार लेते हैं। बिहार में क्या है कि जनता दल यूनाइटेड हम्म, और लालू प्रसाद यादव, जनता दल यूनाइटेड के जो मुखिया हैं और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी और स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, ये इनकी विचारधारा एक ही स्कूल की है, ठीक, ये एक बिल्कुल, ही राजनीति की है, ये छात्र राजनीति के उपज हैं। और इन लोगों ने बिहार के नब्ज को पकड़ा था। बिल्कुल। और देखा जाए तो अब इन लोगों के करियर का एक तरीके से ढलान भी है। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन नीतीश जी और लालू जी भी स्वास्थ्य के कारण अब राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है। नहीं, लेकिन लालू जी ने तो चलिए ठीक है अपने पुत्र को आगे लेके आए, नीतीश जी की विचारधारा को कौन आगे लेके आना चाह रहा है? ऐसा क्या लगता है देखिए कि कोई है जो नीतीश जी की विचारधारा को आगे लेके आएगा? ऐसा है कि अभी के हिसाब से अगर देखा जाए, जो जेडीयू जो है वो एक तरीके से डूबता जहाज हो गया है। अच्छा, कहने का मतलब है कि ये टूट भी सकती है। टूट भी सकती है और नीतीश के बाद इसका कोई भविष्य दिख नहीं रहा है अभी। अच्छा। जैसे लोजपा का भविष्य आगे जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आरजेडी का जो भविष्य है वो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जेडीयू ने जमीनी हकीकत पे पार्टी में कुछ ऐसा काम नहीं किया है। इनके जितने भी विश्वास पात्र जो बड़ा चेहरा थे, चाहे वो ललन सिंह है या फिर आरसीपी सिंह है, कहीं ना कहीं एक समय के बाद आपस में नीतीश कुमार के साथ हो या पार्टी में अन्य लोगों के साथ है, खटपट हो जाती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि संगठन जो कमजोर होने लगता है ना, तो लोगों के प्रति विश्वास कम होने लगता है लोगों का उस पार्टी के प्रति। और जेडीयू का भी अभी जो कंडीशन है सेम है। और एक चीज़ और आपने मेंशन किया कि जेडीयू, लोजपा और आरजेडी ये लगभग एक ही तरह की पार्टियां हैं, एक ही सोच के साथ आगे बढ़ी थी और एक ही जगह से निकली हुई पार्टियां हैं। ये लोग छात्र राजनीति में हाँ, रहे हैं और ये तो सुनने में देखेंगे ये तो। भी आ रहा है बहुत ऐसी जगहों पे कि जेडीयू के बहुत सारे ऐसे बड़े नेता आरजेडी के, लालू यादव के साथ और आरजेडी के जो भी तमाम बड़े नेता हैं उनके साथ संपर्क में हैं। ये बातों में कितनी सच्चाई है धीरे आगे आपको पता चलेगा, लेकिन जेडीयू के साथ कुछ बड़ा बहुत जल्द होगा। ऐसा मुझे भी एक एक ऐसा नीतीश जी के कुछ जो कुछ बयान और कुछ ऐसे कार्य इधर हुए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। जो ऐसा लग रहा है ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जाके फंस गए हैं अपनी महत्वाकांक्षा नहीं, के बिल्कुल, चक्कर में और ये ये। चीज़ वो महसूस कर रहे हैं और कई बार उनकी भाषणों में उनके जब वो लोगों के सामने आते हैं तो झलकता है। अगर ये सच है तो आपको लगता है कि जेडीयू के जो वोटर है, जो कोर वोटर है, वो आरजेडी को समर्थन करेंगे लोकसभा में? देखिए, आप अगर असेंबली इलेक्शंस के रिकॉर्ड की बात करेंगे, तो पिछली बार के आप देखें सीखें, जेडीयू और अ, भारतीय जनता पार्टी वो एक साथ इलेक्शन में आई थी। भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 74 सीटें थी जीत के जो आए थे, और जेडीयू के पास 43 सीटें ही रह गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रिकॉर्ड के हिसाब से 28 सीटों का नुकसान जेडीयू को हुआ था। जी। ये सिर्फ
नीतीश कुमार की अपनी जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की चीज़ें हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं न कहीं विश्वास उन्होंने लोगों का खोया है। इस वजह से हुआ है। दूसरी चीज़ आप देखें तो आरजेडी ने एक अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया था। आरजेडी से उनके जो युवा नेता हैं हुँ, हुँ। तेजस्वी यादव जी, धीरे धीरे वो परिपक्व हो रहे हैं। हाँ, नो उनकी जो डाउट राजनीति है वो परिपक्वता की तरफ जा जा रही रही है, है, नो डाउट, नो और डाउट। यही मुझे लगता है कि यही फायदा दे रहा है आरजेडी को। आरजेडी को। और नीतीश जी का जो उत्तराधिकारी अब तक कोई उनकी पार्टी से निकल के नहीं आया, जो हुँ, अब मुझे लगता है कि समय सही है उनको अपना उत्तराधिकारी लेके, जैसे मायावती जी ने अपने भले ही भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया, नीतीश जी को भी अपने पार्टी में किसी को अपना उत्तराधिकारी बना के अपनी पार्टी को सिक्योर करना चाहिए। देखिए नीतीश जी को ना एक डर सताता है कुर्सी खोने का। आप कहना चाहते हैं कि फेविकोल लगा के बैठे हैं? मतलब उनको कुर्सी चाहिए। अच्छा। अभी मैंने बहुत सारी जितनी खबरें आ रही हैं आज के डेट में, ये भी माना जा रहा है कि जेडीयू वापस बीजेपी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, खास ऐसा करके न्यूज इंडिया। भी है, हाँ, ऐसा न्यूज भी है, कुछ बयान भी ऐसे आ रहे हैं लोगों के, खास करके बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है बिल्कुल। कि वो संपर्क साध तो रहे हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है। नहीं, वो इसलिए हो रहा है कि मेन इसका मुद्दा है कि ये वो इसलिए हो रहा है कि जैसे आरसीपी का नाम, आज आरसीपी जो उनका नाम बताया मैंने, ललन सिंह का नाम जो बताया, ये क्या है ना कि पार्टी में एक दूसरे के साथ विश्वास जब होने लगते हैं ना, तो नीतीश जी को जैसे एक डर सताता है। और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ मर्ज ना हो जाए पार्टी में। ऐसा डर मुझे ऐसा भी लग डर रहा है। उनको सता रहा है ये, कि जो पार्टी का जो विल है वो आरजेडी के साथ ना हो जाए। इसके दो कारण हैं। एक तो बड़े नेता जो हैं वो उनके साथ नीतीश कुमार का अच्छा रिलेशन अभी आज के डेट में ना होना, और उन बड़े नेताओं का आरजेडी के लोगों के साथ उठना बैठना, ये एक जितनी भी चीज खबरें आ रही है एक उसके चीज हिसाब और से। देखिए कि दो अलग विचारधारा की पार्टी एक साथ है। देखिए नीतीश जी और लालू जी भले एक स्कूल से रहे हों, हम्म, लेकिन जैसे जैसे इनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ा है वैसे वैसे इनकी विचारधाराओं में परिवर्तन आया है और एक दूसरे के अपोजिट गए हैं। बिल्कुल। एक सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं तो एक जंगल कुशासन राज बाबू के नाम से जंगल जाना राज के जाता है, नाम से बिल्कुल जाने बिल्कुल। जाते हैं। तो एक सुशासन और जंगल राज मिलकर जब सरकार चला रही तो जनता में ऐसा नहीं लग रहा कि एक धोखा विश्वास वाला की कमी विश्वास जा होती रहा है। है कि ये मेन धोखा है? मेन वही है कि जब आप अपनी विचारधारा के साथ समझौता करते हैं तो आपको उस पल के लिए कुर्सी तो शायद मिल जाएगी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि पिछले इलेक्शंस में और इस इलेक्शन में आते आते जेडीयू की सीटें जो कम हुई हैं, वो कम होने के पीछे ही रीजन यही है, अच्छा जी, इनका पलटी मारना। पलटी मारना, क्योंकि विश्वास जो है वो लोगों का। और यही जो सीटें यहाँ कम हुई है वहाँ बीजेपी ने उसको गेन किया। बीजेपी की एक बड़ी खासियत जो कि इन लोगों को देखनी चाहिए, बीजेपी अपने संगठन पे बड़ा ही कंट्रोल करती है। देखिए 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को चेंज, भले 2 राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री, खास करके बिल्कुल। वसुंधरा राजे भले सिटिंग नहीं थी लेकिन वो दावेदार, बड़ी मजबूत दावेदार थी। रमन सिंह बड़े हम्म। मजबूत दावेदार थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ है, ऐसा कांग्रेस या किसी अदर पार्टी में ऐसा संदेश देने वाला कोई काम नहीं हुआ कोई है। काम नहीं हुआ तो है। इससे भी फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए कांग्रेस जब जब ऐसा संदेश देने की कोशिश करती है, जैसे कि एमपी का इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्होंने गंवा दिया था, जी। तो सिर्फ इसी वजह से कि उन्होंने फैसला लिया और वो पार्टी तक सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, और बाद में फिर बीजेपी ने तोड़ के सरकार बनाई। बीजेपी के इस कार्यों से देखा जाए तो बीजेपी ये कह रही है कि हम अगली पीढ़ी को आगे लेके आ रहे हैं। कांग्रेस के पास भी बहुत अच्छा मौका था राजस्थान जीतना और मध्य प्रदेश जब ये जीते थे पिछले हम्म। चुनाव में, इस चुनाव के पहले वाले चुनाव में जब जीते थे, तो इनको चाहिए था कि ये अपना किसी तरीके से आने वाले जो पीढ़ी है, जैसे वहाँ सचिन पायलट हुए और यहाँ पे सिंधिया जी थे, इनको कमान देनी चाहिए थी। मुझे आपको लगता है कि देखिए ये चुप कर गए? कांग्रेस जो है, वरिष्ठ नेता वहाँ बहुत सारे हैं, जी। ठीक है, और स्टेट में वो वरिष्ठ नेता अपना दबदबा छोड़ना नहीं चाहते, और संगठन इतनी मजबूत नहीं है कि उनको बोल सके कि भाई आपको अपना जो दावेदारी है वो थोड़ा सा साइड रखना होगा। दावेदारी देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जब सेंट्रल में सरकार होती है ना, इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे अगर दो मंत्री हैं किसी राज्य के और उनकी आपस में मनमुटाव चल रहा हो वहाँ की सरकार को चलाने के लिए, तो बीजेपी, जैसे अभी एमपी का मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल, कि नए चेहरे को लाया गया, शिवराज सिंह को कहीं ना कहीं इंटरनल लगा होगा कि हाँ मैंने इतना कुछ किया और मुझे ऐसा एक तरीके से साइड में कहीं कुछ ना कुछ तो चेंजेस किया गया, लेकिन बीजेपी उनको अब स्टेट लेवल पे से हटा के सेंट्रल लेवल पे लाने का प्रयास कर रही है। तो इससे फायदा ये है कि सेंट्रल में जब आपकी सरकार होती है ना, तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से वेल मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, कि कोई अगर नाराज हो रहा है तो आपने बोल दिया कि चलो भाई ये यहाँ की चीज़ें आप इनको दे दो, आप हमारे साथ दिल्ली चलो, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है, तो इससे जो है संगठन बिखरता नहीं है। बिहार के पॉलिटिक्स पे दोबारा आते हैं। हम्म। बिहार के पॉलिटिक्स में आपको क्या लगता है कि जो चिराग पासवान जी हैं,
इनका जो ज़मीनी स्तर पे पिछले चुनाव के बाद से ये लगातार जो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि रामविलास पासवान जी का जो छवि दलित नेता की थी, उस दलित नेता की छवि से हट के चिराग पासवान जी सामाजिक नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आप मुझे तो जहाँ तक लग रहा है इसका बहुत बड़ा प्रभाव एनडीए को मिलने वाला है और इनको नुकसान होगा ये इंडिया पिछली गठबंधन को। पिछले असेंबली इलेक्शन जब बिहार का हुआ था, तब मुझे चिराग पासवान से बहुत उम्मीदें थी पर्सनल लेवल पे। अच्छा जी। मुझे लगा था कि जो जेडीयू और नीतीश कुमार से लोगों का विश्वास उठ रहा है, वो लोजपा और चिराग पासवान के साथ जाएगा। लेकिन वो उनका शुरुआती समय था, इसलिए इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाया। लेकिन राजनीति में ऐसा है कि आपको समय देना पड़ता है, एक दिन में कुछ भी खड़ा नहीं हो जाता। तो उन्होंने इस बीच में बहुत काम किया है ज़मीनी स्तर पे, हर जगह घूमना, लोगों से संवाद करना, वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको देखना। तो कहीं ना कहीं ये जो है पार्टी को और खास करके चिराग पासवान को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ला रहा है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो चिराग पासवान जी की लोजपा है वो अपना वोट गेन करेगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 8% का इनका शेयर था हाँ, एनडीए वही के साथ। वही मैं आपको बता रहा था उस और टाइम। विधानसभा में भी इनका कुछ परिवर्तन आया है, तो क्या लगता है कि ये कितना गेन करेंगे? देखिए, पिछली बार जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, अगर मैं इस असेंबली इलेक्शन की बात करूँ, तो आरजेडी ने अपनी कुछ सीटों को, मतलब कुछ सीट वो हारे थे, उसके पीछे रीजन कांग्रेस रही थी कहीं ना कहीं। अच्छा। और बीजेपी की कुछ सीटें और हो सकती थी, उसकी कमजोरी रहे जेडीयू के नीतीश कुमार। अच्छा। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कमजोर पार्टी को साथ लेके चलने में दोनों पार्टियों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब अगर इस बार बीजेपी लोजपा और वो एक दो छोटी पार्टियों के हाँ, साथ बिल्कुल आती इसका है फायदा हो तो सकता है। फायदा होगा। होगा। लेकिन अगर उनकी केमिस्ट्री बन गई तो उस हिसाब से अगर जो हम वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें लोकसभा के वोट परसेंटेज के, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा, विधानसभा और लोकसभा में डिफरेंट होता है। आज की भारतीय जो मतदाता है वो बड़े परिपक्व हो चुके हैं और उनको समझ में आता है कि कहाँ पे किस मुद्दे पे वोट करना है। बिल्कुल। तो अगर हम इनका वोट शेयर देखें पिछले चुनाव में तो जेडीयू का लगभग 22-23% के अराउंड रहा है और हाँ जी। बीजेपी का 24% रहा है। और आरजेडी 15% पे रही है और एलजेपी जो है वो 8% पे। हालांकि एलजेपी में भी टूट पड़ा है, अब कितना उसको वापस से जोड़ पाए हैं कितना किए वो तो बात की बात है। और जो कांग्रेस रही है वो लगभग 8% पे रही है, बाकी अदर्स जो और भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो 22% आरजेडी का और 16%, सॉरी 22% जेडीयू का और 16% आरजेडी का, ये अगर जो हम मिलाएं तो ये बीजेपी और एलजेपी से ज्यादा होते हैं, तो क्या लगता है ये देखिए, ट्रांसफर होगा? राजनीति में हमेशा दो और दो चार नहीं होते। 2 और 2 22 भी होते हैं सर। हाँ, तो राजनीति ऐसी है हम्म। कि हम ये जोड़ लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई विचारधारा, अगर कोई पब्लिक जेडीयू का फॉलो कर रहा है, कोई आरजेडी का फॉलो कर रहा है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो दोनों के साथ आने से नाराज होंगे। अच्छा। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग हाँ, होंगे। क्योंकि जेडीयू को लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया था? आरजेडी की विचारधारा से ऊपर उठने के लिए। जी। तो ये ऐसा हम जोड़ के नहीं दे सकते कि हाँ दोनों के वोट परसेंटेज को मिला के फायदा होना ही है। तो मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि फायदा हो भी सकता है हो भी सकता है और और नहीं नहीं भी भी। हो सकता है। उसके लिए उनको ये देखना होगा कि जेडीयू जैसे मैंने बताया कि अब उस पोजीशन में नहीं है कि अपनी दावेदारी अच्छे से रख सके हर जगह। तो उनको उस लेवल पे ही रख के अगर काम करेगी आरजेडी, तो शायद आरजेडी को इस बात का फायदा चलिए हो एक सकता अगला है। इनका जो राज्य है वेस्ट बंगाल, जहाँ पे ममता बनर्जी की टीएमसी और लेफ्ट और कांग्रेस मिल जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो हम पिछले चुनाव में देखें तो ऐसा कुछ 1-2% का मेरे हिसाब से इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लगभग 84% वोट जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच में बटा है। लगभग 41% बीजेपी है और 43% के आसपास टीएमसी है। हम देखिए, वेस्ट बंगाल में जो है संघर्ष इतना ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता है कि ये संघर्ष इतनी जल्दी स्मूथली जो है वो चलेगा। अभी जैसे कि हम टॉपिक पे ये हम चर्चा कर रहे थे कि मोदी के विजय रथ को ये कैसे रोक पाएंगे। अगर दोबारा मैं उस चीज़ को मेंशन करूं, तो बीजेपी संगठन जो है वो टॉप गियर पे चल रही है। अरे अभी से देखिए, हाँ, शाह जी का, बस नड्डा वही। जी का, वो सबका क्या है कि रैलियां आने शुरू हो वाले गई। इलेक्शंस के लिए बिल्कुल सेट है कि भाई हमें ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है। हम्म। और इंडिया गठबंधन जो है वो अभी पहले गियर पे चल रहा है। मतलब अभी सीटों का अपनी बंटवारा। तैयारियां अभी हाँ, शुरू आप करने वाले हैं और ये तैयारी में ये लग गए हैं। पहले आपस में तय तो करें कि हाँ हमें कहाँ कितनी सीटें रखनी है। जिस दिन ये तय कर लेंगे और उसके बाद जितने लोग साथ बच जाएंगे,
असल में वही आगे साथ में चल सकते हैं। इस हिसाब से अगर जो हम देखें तो 3 राज्यों में तो इनको मुश्किल से 10 सीटें भी नहीं देने की बात की जा रही है, 2 यूपी में बात की जा रही है, 2 यूपी में, 2 ही पश्चिम बंगाल पश्चिम में, बंगाल ममता 5 या बनर्जी का 6 कहना की है ये। बात कांग्रेस की तरफ से आ रही है कि बिहार में लड़ेंगे, 5 या 6 की बात कर देखिए रहे हैं। बिहार में तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनका पहले से गठबंधन है, तो शायद वहाँ पे वो मैनेज कर लें। मुश्किल एक नहीं, तो दिल्ली दिक्कत में है। दिक्कत आनी चाहिए, दिक्कत इसलिए आनी चाहिए वहाँ पे जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू जब एक पक्ष में है तो इनका बड़ा ही मैसिव वोट बैंक है, हम्म, और ये ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि अपने गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल के दे सकें। बिल्कुल। तो कांग्रेस को क्या लगता है कि वहाँ पे 42 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस को मिलने के चांसेस लगे हैं? देखिए सीटों का जो हिसाब किताब है, अभी जो गठबंधन में बात चल रही है, सबको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि कौन सा एरिया, पर्टिकुलर एरिया किसके मजबूत हाथों में है। अगर कांग्रेस को लगता है कि ये एरिया मेरा इतना मजबूत नहीं है, तो उनको सेक्रीफाइस करना होगा सीटों के साथ। और अब इस हिसाब से आप मेरे हिसाब से तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मानेंगी नहीं। क्यों नहीं मानेंगी? क्योंकि मुश्किल है, ज़्यादा मतलब से ज़्यादा हाँ। सीटें लाके वो अपने प्रधानमंत्री पद के नहीं, दावेदारी को वो इस मजबूत बात को करेंगी। जानती हैं कि बंगाल से बाहर जाके उनके चेहरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम पोजीशन दिल्ली से भी है, तो पता है कि दिल्ली से दिल्ली में बाहर तो जाके। दिल्ली में तो लगभग 60% वोट पड़ते हैं बीजेपी को हाँ, लोकसभा में। तो तो वही है दिल्ली कि में तो कहने के लिए गठबंधन भले बन जाए, क्योंकि ये देखिए वहाँ वहाँ ये लड़ सकते हैं जहाँ बीजेपी देखिए 50% से पता है नीचे है। मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है, पीएम का इनका चेहरा कौन होगा इस पे बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि स्टेट लेवल पे सब क्लियर हैं। पीएम चेहरे पे बस एक जगह नाराजगी नीतीश कुमार की दर्ज की जाती इस है। हिसाब से नीतीश कुमार जी की बेइज्जती हुई है। हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि कहीं बीजेपी के साथ उनका गठबंधन इस तरीके से न बन जाए कि भाई ठीक है भाई, मुझे राज्यपाल वगैरह कुछ बना दो, मेरा रिटायरमेंट अच्छा देखिए कर दो, तो कहीं वो एनडीए में ना आ पिछली जाए। बार मुझे याद है जब राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति को चुनना था, तब नीतीश कुमार के मन में शायद कुछ ऐसा था कि बीजेपी की तरफ से मुझे इस लायक समझा जाएगा। राष्ट्रपति, हाँ, तो मतलब वो अपना भविष्य 5 साल पहले ही खत्म कर लेना चाहते हैं या और अपना भविष्य और आगे ले जाना जैसे ही चाहते ये हैं? पार्टी अलग हुई बीजेपी के साथ जेडीयू, वो तब अलग हुई जैसे ही राष्ट्रपति का चेहरा अनाउंस हुआ, हाँ जी, हाँ जी। मनमुटाव वहां से शुरू हुआ। अलग ये पार्टी तब हो गई जब उपराष्ट्रपति का भी चेहरा घोषित कर दिया गया। जी। उनको ये था कि चलो राष्ट्रपति नहीं बनाया तो एटलीस्ट उपराष्ट्रपति बना दे, मतलब कहीं ना कहीं उनको सेंट्रल में अपना चेहरा लाना था। और जब उनको क्लियर दिख गया कि भाई ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं, तब वो वहीं से मुझे लगता है कि कुछ ही 2-4 दिनों 10 दिनों के अंदर में ही ये पार्टी जो है एक दूसरे से अलग हो गई। अब जैसे कि इंडिया गठबंधन में उनको दिखने लगा है कि मेरा भविष्य यहाँ भी नहीं है, ना संयोजक बनाया गया उनको, कन्वेनर जो भी वो बात कर रहे थे, पीएम का चेहरा तो खैर बहुत दूर की बात मेरे को लग रही है अभी के हिसाब मुझे तो से। लग रहा है कि नीतीश जी के खुन्नस में ही आरजेडी ने खड़गे जी के नाम का समर्थन कर दिया। दो चीज़ें हैं कि आरजेडी की मजबूरी है नीतीश का सपोर्ट करना, क्योंकि वो चाहते हैं कि बिहार से ये नीतीश जी का जो है वो यहाँ से आगे निकले। महाराष्ट्र वाली खेल आप बात कर रहे थे, जो खेल महाराष्ट्र में खेला गया वही खेल बिहार में खेला जा हाँ, रहा है। बिहार में खेला, देखिए दो संभावनाएं अभी बिहार में हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सबको देखने को मिले। दो चीज़ें होंगी, या तो आरजेडी के साथ जेडीयू का विलय होगा, या जेडीयू जो है वो दोबारा बीजेपी के साथ आएगी बीजेपी के शर्तों पे। बीजेपी की शर्त तो पहली यही रहेगी कि सीएम कैंडिडेट बीजेपी का अपना होगा, और जेडीयू के जो हैं, जैसे कि अभी बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वैसे जेडीयू के 1-2 उप मुख्यमंत्री बना दिए जाएं। बीजेपी को ये 2 चांसेस अभी हैं। तीसरी बी- चांसेस एक और संभावना है इसमें कि जेडीयू में आदि कुछ ऐसे नेता हैं जो आरजेडी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और जेडीयू में कुछ ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो ऐसा हो कि टूट के, मतलब दोनों जगह आपस में आरजेडी के साथ भी कुछ नेता विलय हो जाए और जेडीयू के साथ भी कुछ हो जाए। तो तीसरी संभावना ये भी है। एक तीसरे बड़े राज्य की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य में योगी जी के कार्यकाल में जनता अभी भी उनके खिलाफ है नहीं, मोदी जी का तो डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे। तो वहाँ पे इनका जो गठबंधन है उसमें अखिलेश यादव जी के साथ इनका मध्य प्रदेश में मनमुटाव हो गया था मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो अब मायावती जी है बिल्कुल अलग हैं, बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उनका बहुत ज़्यादा जनाधार है नहीं, कांग्रेस खुद ही जनाधार से जूझ रही है। तो इसका बिल्कुल, मतलब क्या लग रहा है कि वहाँ पे जिम्मेदारी रोकने की अखिलेश जी के कंधे पे आ गई है? अखिलेश जी के पास ही रहेगी, और कांग्रेस इस बात को बखूबी समझती है कि वहाँ जो वर्चस्व अभी एक मेन अपोजिशन का है वो एसपी का ही है। तो इसका मतलब कांग्रेस इंडिया गठबंधन तो यूपी का चुनाव सरेंडर कर दिया, इसका सीधा नहीं, मतलब? सरेंडर कर देना नहीं होता है। देखिए मुझे ओवरऑल जहाँ तक लगता है ना कि कांग्रेस को बहुत मुश्किल से 300 सीटें मिलेगी। 300 सीटें आपको लगती मिलेंगी?
मिलेंगे मतलब बंटवारे में। वही बंटवारे की बात है, लड़ने की बात कर रहा हूँ हाँ, मैं। लड़ने की। मुझे भी नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जो 200 सीट से ऊपर अगर जो जाते हैं, देखिए कर्नाटक दक्षिण की तरफ जब जाएंगे तो दक्षिण की तरफ इतनी सीटें हैं नहीं, हाँ, कुल मिला के दक्षिण की तरफ इतनी भी सीटें नहीं है कि इनको पूरा, और देखिए वहां पे भी देखिए क्षेत्रीय छत्रप बहुत ज्यादा है कि इनको बराबर सीटें दे, ये बड़ी बात होगी क्षेत्रीय छत्रप। और हिंदी बेल्ट में राजस्थान में ये अपने लड़ेंगे, ये सीधा फाइट में है, मध्य प्रदेश में सीधा फाइट में है, हिमाचल में सीधा फाइट में है, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में सीधा तो फाइट ऐसे में है। कई तो सारे जहाँ स्टेट हैं। जहाँ सीधा फाइट में हाँ, वहां पे वहाँ आएंगे। मिलेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जहाँ ये जैसे अभी मैंने बताया 80 सीटें हैं आपका यूपी यूपी में, की। वहाँ 2 सीटों की बात चल रही है। बिहार नहीं, में खैर 2 चालीस पे तो एग्री नहीं 42 करेंगे। सीटें हैं, वहाँ 2 4 6 की बात चल रही है। 42 45 सीटें वेस्ट बंगाल में है, वहाँ 2 4 सीटों हुँ। की बात चल रही है। तो इनको तो देखिए, तो 80 40 ही खाली काउंट करें तो लगभग ये 120 125 सीटें तो ऐसे ही निकल गई। ऐसे सिर्फ 3-4 स्टेट मेरे को दिख रहे हैं जहाँ की इनको सीटों के साथ समझौता बहुत ज़्यादा करने को मिलेगा। एक तो वेस्ट बंगाल है, दूसरा यूपी है, तीसरा दिल्ली है। ये 3 मुख्य राज्य हैं जहाँ कांग्रेस को समझौता सीटों के साथ करना पड़ सकता है। जहाँ ये तक बात दिल्ली रही। में मुझे लगता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से इस चुनाव में बेहतर करेगी, मेरा पर्सनल मानना है। इसलिए मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल जी के खिलाफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी घोटाले में जो इनका बार बार नाम आ रहा है, एक नया पे नया घोटाला, एक नया पे नया घोटाला। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, केजरीवाल जी के राजनीति को फॉलो करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आंदोलन से निकले हुए हैं और ये करप्शन के खिलाफ की बात करते हैं। तो क्या देखिए लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये देखिए, आप जो संभावना जता रहे हैं वो इलेक्शन के बाद की जता रहे हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस किसका रहेगा। लेकिन आप अगर एक तरीके से देखें तो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के पास या आम आदमी के पार्टी के पास सिर्फ एक ऑप्शन दिल्ली ही है। नहीं, पंजाब को कहाँ बोल रहे हैं? पंजाब में भी तो है। पंजाब में भी कितना संघर्ष है कांग्रेस के साथ, ये किसी से छुपा नहीं है। नहीं तो ये यहाँ पे ही क्यों देंगे? वही यहाँ पे क्यों वही देंगे? चीज बोल ये रहे हैं यहाँ पे क्यों कि देंगे? वो पंजाब में यहाँ क्यों पे भी देंगे? भगवत मान का क्योंकि मैंने अभी स्टेटमेंट सुना कि भाई नहीं जी, हम तो सारी सीटों पे लड़ेंगे। वहाँ पे तो पंजाब आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी पंजाब में काफी मजबूत है, और वहाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा तो सीटें निकाल के ये भी तो अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे ना। मजबूत करेंगे। और सेम सिचुएशन इनका दिल्ली में भी है। चाहे 2 साल से ये जीत मतलब 2 बार सरकार में है, उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस के साथ सीटों पे समझौता दिल्ली और पंजाब में करेंगे। दिल्ली में मुझे तो लगता है कांग्रेस के साथ 2 3 सीटों का समझौता हो सकता है। हाँ, मतलब ये आपने मैक्सिमम बोल दिया कि 1 से 2 सीट हो सकता है कि उनको लेकिन मिल मैं जाए। फिर वही आपसे बात कर रहा हूँ कि चर्चा वहाँ के राज्यों के लिए तो जो हो रहा है वो बेकार है, जहाँ बीजेपी 50% से ऊपर है। हाँ, जैसे यूपी में देख लीजिए, दिल्ली में 60% के करीब पिछली बार वोट पड़ा था। संघर्ष वाली भी सीटें जो हैं गठबंधन में वो भी यही हैं। अब आपने किसी और स्टेट का नहीं सुना होगा कि जहाँ संघर्ष है, हिमाचल हो गया या कोई भी और स्टेट हो, बंगाल, गुजरात में तो गुजरात बात ही में। नहीं है। तो यही चीज़ है कि कांग्रेस का संघर्ष अपनी खुद की अलायंस के साथ इन्हीं 3-4 स्टेटों में है। और इन पे इनको मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना भी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये इलेक्शन इनको थोड़ा कैजुअली हैंडल करना चाहिए अपनी सभी पार्टियों के साथ मिलकर। और जब ये सरकार में आते हैं तो अपने आप को जनता के सामने इनको प्रूव करने का मौका मिलेगा और धीरे धीरे पार्टी को मजबूत करें। तो आपका कोई मतलब है कि ये संगठन पे काम करें और संगठन पे आपस काम के करें और मजबूत जल्द से जल्द इनको सीटों का जो है बंटवारा बंटवारा कर कर लेना लेना चाहिए। चाहिए, और बिना किसी पीएम कैंडिडेट को उनको उतरना चाहिए। एज ए गठबंधन बढ़िया देखिए, से दिखाए कि हम एक अभी हैं। जैसे कि खड़गे जी ने बोला, कभी कभी ना इनकी बातों में विश्वास की भी कमी होती है। उन्होंने उनसे पूछा गया मीडिया ने कि पीएम का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने बोला कि पहले इलेक्शन हो, एमपीज जीते, तब तो जब जीत जाएंगे तब तो बात आएगी कि पीएम चेहरा कौन होगा। तो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ भाई हम जीत रहे हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि पीएम चेहरा कौन है। और एक चीज़ और है कि इनको जैसे कि मैंने बताया सीटों का बंटवारा जल्द इसलिए करना होगा कि नाव पे चढ़े हुए कौन कौन बच जाते हैं ये तभी पता चलेगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में देखने को हमें मिलेगा। चुनाव का दौर है, नई नई चर्चाएं होती रहेंगी, नए नए मुद्दे आते रहेंगे। अगला हमारा जो एपिसोड है वो गुड्डू भैया के चैनल गुड्डू भोकाल पे आएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। और ऐसे ही कड़ी दर कड़ी हम एक दूसरे के चैनल पे आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। चर्चा को सपोर्ट करिएगा, समर्थन दीजिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अपने सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि हम अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सके, बिल्कुल आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी ला ला सके। सकें। इसी बातों पे अपनी वाणी को हम लोग विराम देते हैं। जय हिंद।